नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमेशा तो मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग कहने वाला नहीं हूं, आज मैं कहने वाला हूं गुड इवनिंग, शुभ संध्या। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के राजनीति विज्ञान विभाग और नेहरू स्टडी सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप जो आयोजित की जा रही है, उसका चौथी जो वर्कशॉप आयोजित की जा रही है, संविधान सभा के चौथे सत्र पर जो वर्कशॉप है, आज उनका अंतिम जो लास्ट जो डे होता है, वो वाला जो डे है वो आने वाला है। कल 31 जुलाई है, आज हम 30 जुलाई 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ उस विषय पर बात करने वाले। यूट्यूब के और जूम के जो सभी साथी हैं उन सब का मैं स्वागत कर रहा हूं। और मेरे यूट्यूब के साथी ने एक मैसेज लिखा है, एक कमेंट किया है, उन्होंने कमेंट किया है और कहा कि सर कल सुबह भी चर्चा नहीं हुई और आज जो है एक दिन में दो बार कैसे। तो एक दिन में दो बार ऐसे हमारे संविधान सभा में भी ऐसा हुआ। संविधान सभा में भी कभी सुबह भी बात हुई, कभी शाम को भी बात हुई, तो आज हमने भी इस प्रकार का प्रयास कर लिया। तो जूम और यूट्यूब पे जितने भी जो साथी जुड़े, मैं उन सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। और बिल्कुल हम लोग बात को आगे ले जा रहे हैं। 30 जुलाई 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ, आज मैं पहले से बता रहा हूं, सब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। और बिल्कुल जो नए साथी जो जुड़ रहे हैं उनको भी ये बात मालूम होनी चाहिए। आज हमारी चर्चा जो है बहुत कम होगी, 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट में, जितने जो मुझे पेजेस जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटे में हम अपनी बात को पूरा कर लेंगे। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। राकेश कुमार जी, भग्गा राम जी साहब, और युगान सिंह जी, विकास जी, और क्या नाम है, कलुला ठाकुर जी, लोकेंद्र सैनी जी, टिंकू जी, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज हमारी चर्चा 1 से 1.25 घंटे तक रहेगी। आशुतोष दुबे साहब, आप जूम पर कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं पहले से बता देता हूं कि आज हम लोग 1 से 1.25 घंटे तक चर्चा करने वाले। तो यूट्यूब के साथी जो है वो भी ध्यान से सुन ले, हमारी चर्चा 1 से 1.25 घंटा रहेगी और लगभग 45 मिनट के आसपास हम लोग वो जो खाली और खाली लिंक के इंतजार में बैठे हैं उन लोगों को लिंक भी भेज दिया जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करें आज क्या होगा संविधान सभा में। आज संविधान सभा में दिल्ली पर चर्चा होगी। आप कहेंगे दिल्ली पर तो चर्चा, जिस दिन से संविधान लागू हुआ है उस दिन से ही चर्चा चल रही है। यस, संघ शासित प्रदेश किस प्रकार से बनेंगे, चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए क्या स्थिति होगी, दिल्ली पर चर्चा क्यों ज्यादा होगी, आज ये सारे विषय आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ किसी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो किस आधार पर लगता है, उस पर भी थोड़ी चर्चा देखने को मिलेगी। चूंकि साथियों आज 30 जुलाई है, 30 जुलाई और कल 31 जुलाई है, और 31 जुलाई को आप लोग जानते हैं हमारे संविधान सभा का जो चौथा सत्र है वो समाप्त हो जाएगा। तो मेंबर प्रश्न पूछेंगे आज शुरुआत में कि साहब चौथा सत्र तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन आगे का क्या। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत आजाद होने वाला है, तो संविधान सभा का जो अगला जो सत्र है वो 14 अगस्त को प्रारंभ होगा। और बिल्कुल मैंने आप लोगों को इसी मंच से कई बार ये कहा कि 14 अगस्त को रात्रि 11 बजे संविधान सभा का सत्र प्रारंभ होगा। और ये बात ध्यान रखना, वो 5वां सत्र है और 11 बजे आप लोगों को भी इस बार जोड़ेंगे। 11 बजे ही हम चर्चा करेंगे 14 अगस्त की रात को, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 14 अगस्त को जो सत्र प्रारंभ होगा उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो जानना चाहेंगे। तो आज किस तरह से बात आगे बढ़ती है, 1 से 1.25 घंटे तक हम लोग चर्चा करेंगे। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं। बुधवार 23 जुलाई है, 1947 है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट का ये हिंदी संस्करण जो है वो आपके सामने रखा जा रहा है, इसको देख लीजिएगा क्या कह रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हो रही है, नई दिल्ली में हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हो रही है और प्रातः 10 बजे ये बैठक प्रारंभ हो रही है। किस तरह से है, परिचय पत्र की पेशी तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर, यानी संविधान सभा में आज एक नया मेंबर आएगा। चौथे सत्र के अंतिम दिनों में एक नया मेंबर आ रहा है। 5वां सत्र 14 अगस्त से प्रारंभ होगा। आज कौन मेंबर आया है, मुकुंद बिहारी मलिक जो है पश्चिम बंगाल से हैं और ये संविधान सभा में मेंबर बनकर आए। मैं आज 14 अगस्त की डेट बार बार आपको कह रहा हूं, कारण क्या है, कारण यह है कि कल 31 जुलाई जब हो जाएगी, 31 जुलाई के बाद संविधान सभा में
जो भी नया मेंबर आएगा उन्हें शपथ भी लेनी पड़ेगी। ये बात मैंने कई बार कही है, आप लोग जानते हैं, शपथ लेनी पड़ेगी और बिल्कुल आपको भी शपथ दिलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जब बैठक हुई थी रात को 11 बजे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, एक शपथ का प्रारूप रखा था और संविधान सभा के सारे सदस्यों को भी वो शपथ दिलाई गई, आप लोगों को भी वो शपथ दिलाएंगे। तो यूट्यूब के जो मेरे साथी हैं अभी से इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर जो साथी है वो यूपी से भी है, बिहार से भी है, बहुत अच्छा लगता है, झारखंड से भी है, छत्तीसगढ़ के सुबह एक बहन जो है छत्तीसगढ़ से जो थी वो जूम पे जुड़ी थी। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह रहेगा कि 14 अगस्त वाली बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा। रात्रि को 11 बजे हम लोग बैठक करने वाले हैं, क्योंकि संविधान सभा की भी बैठक हुई। उस दिन कुछ मेंबर्स ने शपथ ली, तो अब तक जो भी मेंबर बन रहा है वो शपथ नहीं ले रहा है, लेकिन इसके बाद में जो भी मेंबर बनेंगे वे शपथ लेंगे। साथ ही जो मेंबर बन चुके हैं उनको भी शपथ लेनी होगी। ध्यान से सुने, जो मेंबर बन चुके हैं उनको भी शपथ लेनी होगी और जो मेंबर आगे बनेंगे उनको भी शपथ लेनी होगी। तो ये आ रहे हैं मुकुट बिहारी मलिक साहब पश्चिम बंगाल से, ये आज मेंबर बन गए। अब अगस्त की बैठक का कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में एक प्रश्न है एचवी कामत साहब का। हरि विष्णु कामत साहब क्या पूछ रहे हैं, मध्य प्रांत से हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या कृपा करके आप हमें बताएंगे कि अगस्त मास की बैठक कब तक चलेगी और उनके अनुसार हम अपने कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई अगस्त में बैठक होगी संविधान सभा की, ये तो हमको मालूम है, लेकिन अगस्त की ये बैठक कब तक चलेगी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमको भी अपना शेड्यूल तय करना है। एचवी कामत साहब ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, देश भर से संविधान सभा में मेंबर थे, संविधान सभा की सभी बैठकें कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में आयोजित होती थी। तो जो लोग तमिलनाडु से आएंगे, जो केरल से आएंगे, जो हिमाचल से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, हैदराबाद से आएंगे, उनको अपना शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा ना। तो आप बताइए भाई कि अगस्त में जो संविधान सभा की जो बैठक होने वाली है उसका थोड़ा टाइम पीरियड बताओ, ताकि हम अपना शेड्यूल बना सके, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जरा सुन लीजिए। सब सदस्यों को पता है कि 15 अगस्त को हम एक उत्सव मनाएंगे और ये आशा की जाती है कि उस दिन सब सदस्य उपस्थित होंगे और उत्सव में भाग लेंगे। आगे वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए बहुत ध्यान से। 16 तारीख को शनिवार है, 16 तारीख को शनिवार है और 17 को रविवार है। आप लोग जानते हैं कि शनिवार और रविवार के दिन संविधान सभा की अब तक बैठकें नहीं हुई है। संविधान सभा की बात करो, आगे आने वाले दिनों में शनिवार को भी बैठक होगी, रविवार को भी बैठक होगी। तो वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त को तो शुक्रवार है, 16 अगस्त को शनिवार है, 17 अगस्त को रविवार है, तो 16 अगस्त को छुट्टी रहेगी, 17 अगस्त को छुट्टी रहेगी। मैं 1947 के हिसाब से कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर हमारे यहाँ 16 अगस्त को तो शनिवार है ही नहीं, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? तो मैं 1947 की दुनिया में रहता हूं और आपको भी मैं उसी में खींचना चाहता हूं। तो 16 अगस्त को और 17 अगस्त को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। कारण क्या? कारण क्या? क्योंकि उस दिन सैटरडे था, संडे था। अभी से सुन लीजिए, ये शेड्यूल बताया जा रहा है। ये शेड्यूल एक्चुअली में संविधान सभा में डिस्कस हो रहा है। आप कहेंगे 16 और 17 तारीख की बात हमको आज क्यों बता रहे? अरे भाई मैं नहीं बता रहा हूं, संविधान सभा में बताई जा रही है। तो फिर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे फिर 18 अगस्त को होगी क्या बैठक? देख लेते हैं 18 अगस्त के बारे में वो क्या कह रहे हैं। सुनिए, 18 और 19 अगस्त को ईद है। 18 और 19 अगस्त को ईद है, इसलिए संविधान सभा की बैठक नहीं होगी। दोस्तों, कितना अच्छा लगता होगा आप लोगों को कि कभी हमको उस दौर में भी हमने सामना किया कि हमको ये भी आइडिया नहीं था कि संविधान सभा के सत्र कितने हुए। आज आप उस दौर में आ गए हैं, ना केवल सत्र पता है बल्कि आपको बैठक कब कब हुई ये भी पता है, और इवन आपको यहां तक पता है कि बैठक कब कब नहीं हुई। 16 अगस्त को बैठक नहीं हुई, 17 अगस्त को बैठक नहीं हुई, 18 अगस्त को बैठक नहीं होगी, 19 अगस्त को बैठक नहीं होगी। आज का शेड्यूल ये कह रहा है। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? तो चलिए, फिर वो कह रहे हैं अतः अगले दिन यानी 20 तारीख से हम कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसा संविधान सभा के अध्यक्ष कह रहे हैं। फिर सदस्यों पर निर्भर होगा कि वह कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे। चूंकि एचवी कामत साहब शेड्यूल पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई 15 अगस्त को तो हम सबको आना ही आना है, 16-17 को छुट्टी है और 18-19 को भी छुट्टी है ईद की वजह से। 20 अगस्त से सारा काम हम वापस शुरू करेंगे और फिर सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो काम कितना जल्दी कंप्लीट करेंगे, उसके हिसाब से आगे तय हो जाएगा कि संविधान सभा का सत्र जो 5वां सत्र है वो कितने दिन चलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं।
फिर वो कह रहे हैं संघ अधिकार समिति और परामर्शदात्री समिति यानी एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्टों पर विचार होगा। यदि इनमें से कुछ पर विचार करना बाकी भी रह गए जाएगा, जिसकी मुझे आशा नहीं है, तो उस समय भी वो पूरा कर लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो 5वां जो सत्र है उसमें जो संघ के संविधान के संदर्भ में जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी विषय हो सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, परंतु विचार करने के लिए ये 2 आवश्यक विषय होंगे। मुझे आशा है इन दोनों विषय पर विचार करने में 7 या 8 दिन से अधिक नहीं लगेंगे। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि 20 अगस्त से हम लोग काम करना शुरू करेंगे और मुझे विश्वास है कि 2 ये मुद्दे जो हैं वो तो रहेंगे और उसमें 7 और 8 दिन लग जाएंगे, तो 27 से 28 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं समय देखा जाएगा, उस समय कोई और तो विषय नहीं आएगा। आज आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आज आप ये जानते हैं कि संविधान सभा का जो 5वां सत्र है वो 14 अगस्त से प्रारंभ हुआ और 30 अगस्त तक चला, लेकिन उस समय थोड़ी पता था कितने दिन तक चलेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगभग 15 दिन पहले ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि 7-8 दिन तक हम लोग चर्चा करेंगे, तो 20 से चर्चा होगी तो 27-28 तक हम काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं 30 अगस्त तक चला। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। एक मेरी बहन क्या कह रही है, योगांशी, आज सुबह मैंने क्लास ली तो उस दिन बुधवार था, आज पापा ने पूछा कि वार क्या है तो याद ही रह गया कि बुधवार है। ऐसा असर है इस क्लास का। वाह क्या बात है, यही असर होना चाहिए। वही आप कह रहे हैं कि ऐसा असर है, मुझ पर भी तो असर है, मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है पिछले 15 दिन से कि शनिवार कब आ रहा है, रविवार कब आ रहा है। रियली ईमानदारी से बता रहा हूं, क्योंकि हम इसमें खोए हुए हैं, तो हम तो इनके हिसाब से चल रहे हैं। तो शनिवार आके चला जाता है, रविवार आके भी चला जाता है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। अब कल रविवार है, कल रविवार है ना, कल रविवार है यार, मैं कंफ्यूज हो गया। कल रविवार कहाँ है? कल रविवार ही तो है। अरे इनका रविवार नहीं है, हमारे यहाँ पर तो रविवार है ना, पर हमको तो मिलना है क्योंकि इनके वहां पर रविवार नहीं है। ये जो असर है ये असर होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। आप संविधान सभा में बैठे हैं, इस बात की लगातार आपको अनुभूति रहनी चाहिए, और ये अनुभूति है। मेरी एक बहन कह रही है कि मुझे इस प्रकार का कंफ्यूजन रह गया। फिर एक माननीय सदस्य कह रहे हैं अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट के विषय में क्या होगा, तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट में वह भी शामिल है, तो इसलिए दिक्कत कोई नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर एनजी रंगा साहब जो कि मद्रास से हैं, वो कह रहे हैं भारतीय संघ और प्रांतों के संदर्भ में जो वाक्यांश है जिनका अभी तक निपटारा नहीं हो पाया, उनके विषय में क्या होगा। कुछ विषय छोड़ दिए थे ना कि बाद में चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, तो पूछ रहे कि उनका क्या होगा। फिर कह रहे हैं अध्यक्ष साहब यदि संभव हुआ तो इस रिपोर्ट पर विचार करने का कार्य भी हम समाप्त कर देंगे, परंतु यदि कुछ बचा रह जाएगा तो उस समय उस पर विचार कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद में श्री अनंत श्यामनम आयंगर साहब जो कि मद्रास से है, वो क्या कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि चूंकि, देखो वो क्या कह रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से, वो क्या कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि चूंकि 18 और 19 तारीख को छुट्टियां हैं, हम अपना कार्य 16 और 17 अगस्त को कर सकते हैं। वो कह रहे हैं साहब 18 और 19 अगस्त को तो मुझे मालूम है कि ईद है, इस वजह से छुट्टी है। आप भी कहीं 18 और 19 अगस्त को ईद नहीं मनाने लग जाए 1947 के हिसाब से, ऐसा हो सकता है, ये असर है संविधान का। तो वो कह रहे हैं 18 और 19 अगस्त को तो ईद है, पर 16 और 17 तारीख को तो ईद नहीं है, शनिवार और रविवार है, तो क्यों ना हम 16 और 17 तारीख को भी बैठक कर ले, ऐसा वो सुझाव दे रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हम अपना कार्य 16 और 17 तारीख को कर सकते हैं, यद्यपि 17 को रविवार पड़ता है। ये भाव मिथ्या ही है कि रविवार को कार्य न हो। वो कह रहे हैं कि यार ये गलत बात है, ऐसा क्यों धारणा बना रखी है कि संडे को काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये वो बात कह रहे हैं। वो आगे कह रहे हैं क्योंकि जब 2 छुट्टियां आई गई हैं तो हम रविवार को भी कार्य कर सकते हैं। भाई 18 और 19 तारीख को छुट्टियां आई रही है, तो 16 और 17 तारीख को काम करने में क्या हर्ज है, ऐसा वो कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। फिर देखिए वो क्या कह रहे हैं, संशोधनों के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे घर पहुंचने के बाद ही उनकी नकल शीघ्र हमारे पास भेज देनी चाहिए, जिससे उन पर विचार करने के लिए हम तैयार होकर आए। अब वो आगे एक बात और कह रहे हैं कि जो भी संशोधन जो रखे जाएंगे उसकी जो कॉपी है हमारे घर पर भेज दो, ताकि हम अपने संशोधनों को बारे में अपने विचारों को तैयार करके पहले से आ जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब बीजी खैर साहब जो कि बॉम्बे से है, बॉम्बे के उस समय वो क्या है, बीजी खैर साहब उस समय बॉम्बे में क्या है, उस समय बीजी खैर बॉम्बे के प्रधानमंत्री है। आप कहेंगे कि सर सुबह से शाम आ गए
और आपको पता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, मुझे मालूम है राज्यों में मुख्यमंत्री भी होते हैं, लेकिन उस दौर की बात कर रहे हैं जिस समय राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं थे, राज्यों में क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो बीजी खैर साहब जो कि बॉम्बे से संविधान सभा के मेंबर है, जो कि उस समय बॉम्बे के प्रधानमंत्री भी है, वो क्या कह रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि 20 तारीख से लेकर महीने के अंत तक हम कार्य करें। बीजी खैर साहब ऐसा कह रहे हैं, मतलब 20 से 31 अगस्त तक, महीने के अंत तक हम लोग काम करते रहे, सबसे अच्छा काम तो ये होगा। फिर श्री कृष्णदत्त पालीवाल साहब, पालीवाल साहब जो कि संयुक्त प्रांत से हैं, आजकल का यूपी है, ये क्या कह रहे हैं, सभापति जी मुमकिन है कि 16 तारीख को, बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुमकिन है कि 16 तारीख को देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और बहुत से मेंबर ये चाहेंगे कि 15 को यहां शामिल होकर फिर वापस चले जाएं, अपने अपने यहां उत्सवों में शामिल हो, इसलिए 16 तारीख को काम करना ठीक नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि 15 तारीख को तो हम लोग यहां आएंगे, यहां संविधान सभा की बैठक में भाग लेंगे और 16 अगस्त को पूरे देश भर में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, तो 15 वाले प्रोग्राम हम यहाँ अटेंड कर लेते हैं और फिर 16 अगस्त को हम अपने अपने शहरों में जाकर स्वाधीनता दिवस मना लेंगे। तो 16 तारीख को यहाँ आना सर ठीक बात नहीं है। किसी ने कहा ना कि शनिवार और रविवार को भी काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा सर 16 तारीख को तो मत बुलाओ, हम अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँवों में, अपने अपनी ढाणियों में स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं वो देखिए। अध्यक्ष, अरे यार आप कहना क्या चाहते हो, कोई कह रहा 16 को बैठक कराओ, कोई कह रहा बैठक नहीं कराओ, तो आप क्या चाहते हैं? अध्यक्ष साहब कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं? तो श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी, देखिए एक मेरी बहन सुदेश चौहान, हाँ क्या आटा का काम चल रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, संविधान के प्रति समर्पण है आपका, इसके लिए मैं आपको वंदन करता हूं। बस आटे मलते रहिए, रोटियां बनाते रहिए, और संविधान की रोटियां हमारी सारे घर के परिवार के जब लोग खाएंगे तो आप जरा सोचिए कि संविधान का कितना अंश उनमें आएगा। धन्य है आप। आगे चलते हैं। पंडित श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी, वो क्या कह रहे हैं, वापस बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बहुत से मेंबर स्वाधीनता दिवस के सिलसिले में अपनी जगह वापस जाना चाहेंगे, इसलिए 16 तारीख को काम नहीं होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्णदत्त पालीवाल जी कह रहे हैं। फिर इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि ठीक है वो समय देखेंगे कि उस समय क्या अपने को निर्णय करना है, पर फिलहाल तो आपको 15 अगस्त को आना है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा का जो 5वां सत्र है वो 15 अगस्त से शुरू नहीं हुआ। कौन सी अगस्त से शुरू हुआ? 14 अगस्त की रात को शुरू हुआ था, और 14 अगस्त में समय क्या था, रात्रि की 11 बजे शुरू हुआ था। तो ये सब बातें तो उस दिन से की जा रही है जब डेट 30 जुलाई थी। अब हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है? आज क्या चर्चा होगी? जैसा मैंने कहा, आज चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों पर चर्चा होगी। अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, क्या समझा, क्या पढ़ा? आप लोगों ने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की अध्यक्षता वाली राज्य संविधान समिति ने एक रिपोर्ट रखी थी जो राज्यों के संदर्भ में थी। आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली संघ संविधान समिति की रिपोर्ट पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कि राज्यों पर आ गई रिपोर्ट, केंद्र सरकार पर रिपोर्ट पर चर्चा चल रही है, लेकिन उनका क्या होगा, किनका? जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत दिल्ली था, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत कुर्ग था, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत बलूचिस्तान था, उस समय चीफ कमिश्नरी प्रांत अपना अजमेर मेरवाड़ा था। उनके बारे में किया। आप केंद्र के बारे में बात कर रहे हो, राज्यों के बारे में बात कर रहे हो, कभी हमारी भी तो बात करो। तो अब चीफ कमिश्नरी प्रांतों पर चर्चा होगी। और आप लोग जानते हैं आज हमारे देश में कोई चीफ कमिश्नरी प्रांत नहीं है। वही चीफ कमिश्नरी प्रांत किसमें बन गए? संघ शासित प्रदेश, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन टेरिटरी। तो आज दिल्ली के बारे में चर्चा होगी। आज चर्चा अंडमान और निकोबार के बारे में भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? एन गोपालास्वामी आयंगर साहब प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या प्रस्ताव रख रहे हैं? भाग 7 में सीधे मतलब प्रत्यक्ष यानी संघ शासित प्रदेश, भाग 7 में सीधे शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है, जो खंड में मैं पेश करना चाहता हूं, वह इस प्रकार से है। अब वो पेश कर रहे हैं। क्या पेश कर रहे हैं जरा देखिएगा। बतौर अंतरकालीन व्यवस्था के चीफ कमिश्नरी के प्रांतों का शासन केंद्र द्वारा ही होना चाहिए,
जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किया गया। इसमें कोई परिवर्तन हो, इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जाएगा और केंद्र द्वारा शासित सभी प्रदेश को, जिनमें अंडमान टापू और निकोबार टापू भी शामिल है, संविधान में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कबायली प्रदेशों के शासन के लिए संविधान में उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है। फिर वो कह रहे हैं इसका पिछला भाग परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट पर निर्भर है। वह समिति जो कुछ भी सुझाएगी और जो कुछ ये सभा स्वीकार करेगी वही नए संविधान में रखा जाएगा। फिर वो कह रहे हैं जहां तक सीधे शासित प्रदेशों का संबंध है, सीधे मतलब संघ शासित प्रदेश, मतलब जहां पर केंद्र सरकार डायरेक्टली शासन करती है, जहां तक सीधे शासित प्रदेशों का संबंध है, समिति का यह विचार है कि इस समय जो प्रबंध है वही जारी रह सकता है। यानी 1935 के अधिनियम में जो बातें चीफ कमिश्नर वाली प्रांतों में थी वो बातें आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के शासन और संविधान में कोई परिवर्तन हो, इस प्रश्न को संघ की भावी पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमको ज्यादा इसके बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो पार्लियामेंट बनेगी वो पार्लियामेंट सीधे शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में कानून बना लेगी। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम हुई है, आप लोग जानते हैं पुडुचेरी को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। दिल्ली और पुडुचेरी दोनों की प्रॉब्लम पिछले 7-8 वर्षों से आप लगातार देख रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि सारे प्रावधान संघ शासित प्रदेशों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ना किया जाए, बाकी जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। पार्लियामेंट कानून बनाकर इसके बारे में व्यवस्था कर लेगी, ऐसी उन लोगों की इच्छा थी। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष आप कह रहे हैं कि ठीक है, इस खंड के संदर्भ में कुछ संशोधन आए हैं। एच.जे. खंडेकर साहब ने अपना संशोधन नहीं पेश किया। गोकुल भाई भट्ट जो कि हमारे राजस्थान से, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सभापति जी, मेरा जिस मतलब का संशोधन है करीबन उस मतलब का दूसरा सुधरा हुआ संशोधन आने वाला है, इसलिए मैं अपना संशोधन नहीं रख रहा हूं। गोकुल भाई भट्ट ने अपना कोई संशोधन नहीं रखा। फिर देशबंधु गुप्त वो क्या कह रहे हैं, वो तो खुद आप लोग जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं, सभापति जी जो संशोधन मैं पेश करना चाहता हूं वो इस प्रकार से, क्या कि इस खंड पर विचार स्थगित कर दिया जाए। इस खंड पर विचार ही आप क्या कर दो, स्थगित कर दो और चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों की शासन पद्धति में समुचित वैधानिक सुधार लाने के लिए, जिससे वह देश की परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल हो जाए और स्वतंत्र भारत के प्रजातांत्रिक संविधान में उन्हें उपयुक्त स्थान मिल सके, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाए। वो कह रहे हैं देशबंधु गुप्त के साहब एक काम करो, आप इस पर अभी चर्चा बंद कर दो और 7 लोग, संविधान सभा के 7 लोगों की एक कमेटी बना लो। जिस प्रकार से झंडा कमेटी बनी, जिस प्रकार से कबायली प्रदेशों के लिए कमेटी बनी, ठीक उसी तरह से आप इसके ऊपर भी एक कमेटी बना लीजिए जो अलग से इस विषय पर चर्चा करे, ऐसा वो कह रहे हैं। ये अरुण कुमार जी जुड़ गए हैं। अरुण कुमार जी आप वही हो क्या जो जिन्होंने सुबह बच्चों को जोड़ा था हम लोगों से? अरुण कुमार जी, वेरी नाइस, क्या बात है। चलिए, तो इस प्रकार का ये देशबंधु गुप्त जी का जो प्रस्ताव है वो रखा गया। उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा समय इस विषय पर लेना नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा यहाँ ना की जाए, 7 लोगों की एक कमेटी बना दी जाए, ऐसा वो कह रहे हैं। सर, पुडुचेरी क्या एक पुर्तगाली प्रदेश था? पुडुचेरी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये पुर्तगाली प्रदेश था या फ्रेंच कॉलोनी थी। पुडुचेरी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया विकास मरवल जी के द्वारा, तो पुर्तगाली कहाँ था भाई? फ्रेंच कॉलोनी थी ना। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि इस खंड को लेकर कोई और संशोधन नहीं है, किंतु यदि देशबंधु गुप्त का संशोधन मान लिया जाए तो अन्य संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि देशबंधु गुप्त ने एक संशोधन रख दिया, क्या कि साहब इस पर चर्चा आप स्थगित कर लो और 7 लोगों की एक कमेटी बना लो। वो ये कह रहे हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कि अगर देशबंधु गुप्त जी का अगर संशोधन स्वीकार कर ले तो बाकी वाले संशोधन को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभा की जो चर्चा है वो इस विषय पर क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो एन गोपालास्वामी अयंगर क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। मैं उनके संशोधन को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उप समिति शब्द के स्थान में समिति शब्द कर दूंगा। अरे गजब की बात कही है उन्होंने। अब आपको समझ में आया झंडा समिति के बारे में क्या विचार, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। गोपालास्वामी अयंगर साहब जो कि प्रस्तावक है, संघ संविधान के संदर्भ में वो सारे प्रस्ताव रख रहे हैं नेहरू जी की अनुपस्थिति में या नेहरू जी के बिहाफ पर। वो कह रहे हैं कि देशबंधु गुप्त ने जो प्रस्ताव रखा है कि इस पर चर्चा स्थगित कर दो और इसके ऊपर एक उप कमेटी, इसके ऊपर एक उप समिति बना लो, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस सुझाव को मानने के लिए तैयार हूं,
इस संशोधन को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उप समिति नहीं बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर समिति बनाई जाए। बहुत ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं कि उप समिति नहीं, समिति बनाई जानी चाहिए। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उप समिति और समिति का फर्क मैंने अगर आपको पहले नहीं समझाया होता तो आज आप बड़े कंफ्यूज हो जाते। तो झंडा समिति क्या थी? एक उप समिति थी। क्यों चंद्रवीर जी? झंडा समिति एक उप समिति थी, संविधान सभा की कोई परमानेंट कमेटी नहीं थी, जैसे प्रारूप समिति होती है या कार्य संचालन समिति थी, जैसे संघ संविधान समिति थी, जैसे राज्य संविधान समिति थी, उस प्रकार की समिति नहीं थी। तो उन्होंने कहा मैं समिति उप समिति शब्द के स्थान पर समिति शब्द रखना चाहूंगा। एन गोपाल स्वामी ने इसे स्वीकार कर लिया है, ऐसा अध्यक्ष साहब ने कहा। फिर आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? आर के सिद्धवा जी पहचान गए, जान लिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता। मैं तो केवल उन सदस्यों को जो इस समिति की सदस्यता करेंगे ये बता देना चाहता हूं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, और इस कारण मैं समझता हूं कि इस समय इस विषय पर कुछ कहना समुचित नहीं होगा। दिल्ली शहर में, अब वो दिल्ली की बात करेंगे आर के सिद्धवा जी। दिल्ली हम लोग जानते हैं भारत की आज राजधानी है। दिल्ली हम लोग जानते हैं कि सभी दुनिया के देशों के जो दूतावास है वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है। दिल्ली में भारत की पार्लियामेंट है। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की निवास स्थान है। दिल्ली में सारे बड़े बड़े संस्थाओं के मुख्यालय स्थित है। दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है। ये शायद बातें आप लोग जानते होंगे। क्या चर्चा हुई जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं दिल्ली शहर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। ये कहा गया कि दिल्ली केंद्रीय सरकार का स्थान है। इस कारण से सारे भारत के ही सभी विषय पर भारत सरकार सारे भारत के विषय पर ध्यान देती है, और इस तरह उसने दिल्ली शहर और प्रांत की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उदाहरणतः दिल्ली में लाने और ले जाने के लिए GNIT नाम की एक कंपनी है। लोग इस कंपनी को बहुत बुरा भला कहते हैं। एक तो इसके कारण वह अपने आने जाने वाले लोगों को सुविधा का पूर्ण रूप से प्रबंध नहीं कर सकती, और दूसरे उसके किराया बहुत ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भारत सरकार स्थित है, भारत सरकार पूरे भारत के बारे में बात करती है लेकिन दिल्ली के बारे में बात नहीं करती। फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दिल्ली में एक कंपनी है जो कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती है, और भारत सरकार का ध्यान भी उधर नहीं जाता है, क्योंकि भारत सरकार पूरे देश का तो ध्यान रखती है लेकिन उसके नीचे जो दिल्ली है उस पर वो ध्यान नहीं देते। फिर कह रहे हैं यदि दिल्ली की, सुनिए अरविंद केजरीवाल की बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यदि दिल्ली की अपनी प्रांतीय सरकार होती और यदि ये विषय उसके क्षेत्र में आता तो वह उस विषय पर तुरंत ही ध्यान देती। अरविंद केजरीवाल साहब, आज 30 जुलाई 1947 की जो हमारी बैठक है उसको आप ध्यान से सुने। आपके लिए बात है, आपकी पीड़ा को व्यक्त किया जा रहा है। आर के सिद्धवा जी आपकी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की समस्याओं पर इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि दिल्ली की खुद की अपनी सरकार नहीं है। दिल्ली की अगर खुद की सरकार होती तो इन विषय पर वो जरूर ध्यान देती। आर के सिद्धवा जी ने 30 जुलाई 1947 को संविधान सभा में ऐसा कह दिया। तो केजरीवाल साहब, आप इस बात को मोदी जी के सामने रखिए, इससे आपके काम में बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर वो क्या कह रहे हैं, इस प्रकार का लाइसेंस स्थानीय सरकार ही देती है। यदि यहाँ भी एक अलग दायित्वपूर्ण शासन स्थापित होता, उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती, तो इसको राष्ट्रीय सर्विस बना दिया जाता जैसा कि पंजाब सरकार ने किया है, या इसी सर्विस को अच्छा कर दिया जाता। यह एक छोटी सी बात लगती है आपको, आर के सिद्धवा जी कह रहे हैं आपको ये छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली की खुद की सरकार नहीं है। ठीक है, हाँ, सिद्धवा जी जानते थे कि एक दिन दिल्ली में केजरीवाल होंगे। बिल्कुल सही बात है। एक भाई ने टिप्पणी की है, साधारण मनुष्य सरकार को इस विषय पर कुछ न करने का दोषी ठहराता है। इसके अतिरिक्त और भी विषय जैसे खेती बाड़ी वाले स्थानों में पानी का प्रबंध, PWD और संघ निषेध का प्रबंध इत्यादि। यदि कोई पृथक प्रांतीय संविधान होता तो यह निश्चित है कि वह सरकार ऐसे विषय पर विचार करती, चाहे दिल्ली की जनसंख्या कुछ भी हो। चूंकि दिल्ली राजधानी है, इस कारण अभी तक इस विषय पर कोई विचार नहीं किया गया है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी रही है, इसलिए यह शहर और आसपास के गांव पर भूतकाल में कभी ध्यान नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं दिया तले अंधेरा, अर्थात दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली में सरकार ना होने की वजह से, प्रांत की कोई सरकार ना होने की वजह से दिल्ली की जो समस्या है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
यहां पर केंद्र सरकार तो है जो पूरे भारत का तो ध्यान रखती है, लेकिन दिल्ली का ध्यान नहीं रखती है, ऐसे आर के सिधवा जी कह रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। इस कारण मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। कौन से प्रस्ताव का? कि इस पर बैठक अभी क्या कर दो, स्थगित कर दो, अभी इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं समिति के सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, जिससे दिल्ली की जनता अपनी आप बीती सुना सके। वाह सिधवा जी वाह। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसी गवर्नमेंट की स्थापना की जाए जो उनकी खुद की जनता का प्रतिनिधित्व करती हो और वो अपनी आप बीती को सुना सके। अपना दुखड़ा किसको कहें? अपने ही लोगों को तो कहेंगे। आप कहेंगे कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार बैठती है वो भी तो अपनी है। अरे पर दिल्ली की जनता की खुद की सरकार भी तो होनी चाहिए। जैसे राजस्थान की जनता की सरकार राजस्थान सरकार है, यूपी वालों की सरकार यूपी सरकार है, तो दिल्ली की सरकार होनी चाहिए, ऐसे आर के सिधवा जी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनता अपनी आप बीती किसको सुनाए, अपना दुखड़ा किसको सुनाए। इस दृष्टिकोण से मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। मैं ये कह देना चाहता हूं कि जब मैंने संविधान में ये देखा कि दिल्ली ज्यों का त्यों रहेगा और भविष्य के संविधान में संभव है कि कमीशन बना दिया जाए, तो मैंने ये संशोधन रखा था कि आने वाले नए संविधान में दिल्ली की अपनी व्यवस्थापिका होनी चाहिए। लो कर लो बात। आप जानते हैं आप लोग जानते हैं ना, 1992 तक दिल्ली में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थापिका नहीं थी। आर के सिधवा जी ने उस समय कह दिया, 30 जुलाई को कह दिया कि दिल्ली में व्यवस्थापिका होनी चाहिए, यानी दिल्ली की खुद की विधानसभा होनी चाहिए। फिर वो कह रहे हैं दिल्ली शहर या प्रांत की जनता को इसका मौका मिलना चाहिए कि वह अपने दुखों और संकट को प्रकट कर सके। क्या बात कही है उन्होंने। मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। अब आ रहे हैं कुर्ग से सीएम पुनाका। आप लोग जानते हैं कुर्ग चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वहां से सीएम पुनाका साहब आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, सर गोपालास्वामी को अपने इस संशोधन को स्वीकार करने पर मैं धन्यवाद देता हूं। एन गोपालास्वामी ने कहा ना कि मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं, मैं कमेटी बनाना चाहता हूं। हालांकि मैं उप कमेटी नहीं बनाऊंगा, लेकिन कमेटी बना लूंगा। मैं इसका स्वागत करता हूं। सीएम पुनाका साहब जो कि कुर्ग के हैं, जो कि खुद एक चीफ कमिश्नरी प्रांत है। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं ऐसे करते समय मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। पहले एक अवसर पर इसी सभा भवन में यह सुझाया गया था कि चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के विषय पर सोच विचार करने के लिए कमेटी गठित की जाए। यह चीफ कमिश्नर के प्रांतों का विषय इतना सरल नहीं है जितना प्रतीत होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों की समस्याएं एक दूसरे से भिन्न है। 1919 और 1935 के कानून के बनने से पहले जो संविधान संबंधी जांच पड़ताल हुई थी, उसकी रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो जाता है चीफ कमिश्नर के प्रांतों की समस्याओं पर उपयुक्त रूप से 19 और 1935 के संविधान कानूनों में ध्यान नहीं दिया गया और अभी तक वो समस्या वैसी की वैसी है। वो ऐसा कह रहे क्योंकि वो खुद एक चीफ कमिश्नरी प्रांत से है। मैं अक्सर कहता हूं, आंखें जिसे देख नहीं सकती, दिल उसके लिए रोता नहीं है। जिन आंखों ने दर्द को देखा है उसके लिए तो दर्द, उसी के लिए तो दर्द होगा। आपने दर्द देखा ही नहीं है तो आपको दर्द की अनुभूति कैसे होगी? चूंकि पुनाका साहब खुद कुर्ग से हैं, जो कि एक चीफ कमिश्नरी प्रांत है, इसलिए उस दर्द को बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां तक कुर्ग का संबंध है, मैंने एक पिछले अवसर पर यह बताया था कि कुर्ग की व्यवस्थापिका सभा में अपने यहाँ के चुनाव के समय मैंने ये निश्चित रूप से कहा था कि कुर्ग के राज्य शासन में कोई बड़ा परिवर्तन करने से पहले जनता के मत का पता लगाया जाएगा। कुर्ग की अपनी समस्याएं हैं और इसके लिए पूरी छानबीन की आवश्यकता है। मेरे लिए बता देना अनुपयुक्त ना होगा कि समिति को कुर्ग जाना चाहिए। जो भी कमेटी आप बनाओ चीफ कमिश्नरी प्रांतों पर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप कुर्ग जाओ, वहां कुर्ग की जनता के दर्द को महसूस करो और इसके बाद चीफ कमिश्नरी प्रांतों के संदर्भ में आप कोई निर्णय लेना, ऐसा पुनाका साहब कह रहे हैं, जिससे कि उसे कुर्ग की व्यवस्थापिका सभा का अच्छा ज्ञान हो जाए। ये सभा पिछले 24 वर्षों से चल रही है। वो कह रहे हैं कि कुर्ग में हमारे पहले से विधानसभा है, वहां 24 वर्षों से हमारे वहां पर विधानसभा काम कर रही है और समिति को यह मालूम करना चाहिए कि एक शताब्दी के चौथे भाग से ये किस प्रकार अपने काम कर रही है। अत्यंत लाभदायक होगा। अंत में मैं ये कहना के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं कि चूंकि इन प्रदेशों के निवासियों के लिए ये एक अत्यंत आवश्यक विषय है, इस कारण से चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए एक समिति की होनी ही चाहिए। अब आएंगे दूसरे चीफ कमिश्नरी प्रांत से, यानी हमारे अजमेर मेरवाड़ा से। कौन आएंगे? अजमेर मेरवाड़ा से आएंगे मुकुट बिहारी लाल भार्गव साहब। क्या कह रहे हैं? मुकुट बिहारी लाल भार्गव साहब अजमेर मेरवाड़ा से। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं श्री गुप्ता जी के संशोधन का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। ये बड़े अचरज की बात है कि संघ संविधान समिति ने जिस चीफ कमिश्नर के प्रांतों पर ध्यान देने के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे, इस संदर्भ में कोई बात नहीं सुझाई। उन्होंने कहा बड़ा सरप्राइज हूं मैं कि संघ संविधान समिति ने इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। बड़ा अच्छा लगता है कि अब आप इस विषय पर एक अलग से कमेटी बनाने जा रहे हैं, ऐसा मुकुट बिहारी लाल भार्गव कह रहे हैं, जो कि अजमेर मेरवाड़ा से हैं, जो कि खुद एक चीफ कमिश्नरी प्रांत था। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। और इसके साथ वो इन शब्दों के साथ अपनी बात का समर्थन करते हैं, वो संशोधन का समर्थन करते हैं जो देशबंधु गुप्त ने रखा है। फिर आ रहे हैं बी दास, उड़ीसा से हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान मेरे मित्र देशबंधु गुप्ता ने जो प्रस्ताव पेश किया मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। एक ऐसी समिति होनी चाहिए जो इन चीफ कमिश्नरों के प्रांतों का शासन स्तर को ऊंचा उठाने और ऐसा करे कि वहां की जनता को हमारी तरह समान अधिकार प्राप्त है। वो बी दास जो कि उड़ीसा से हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए भी एक कमेटी बननी चाहिए। जो हम राज्यों में रहते हैं और राज्य के लोगों को जितने अधिकार प्राप्त है उतने के उतने अधिकार चीफ कमिश्नरी प्रांतों में रहने वाली जनता को भी प्राप्त होना चाहिए, ऐसा वो बी दास साहब कहते हुए इसका समर्थन करते हैं। फिर आते हैं ठाकुरदास भार्गव साहब। ठाकुरदास भार्गव साहब के बारे में आप जानते हैं, वो संविधान सभा में जो 1 लाख से ज्यादा शब्द जो बोलने वाले हैं उनमें उनका भी नाम है, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं ठाकुरदास भार्गव जी। जनाब प्रेसिडेंट साहब, इस प्रस्ताव के बारे में मैं एक खास निगाह इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मुझे अजमेर मेरवाड़ा और दूसरे चीफ कमिश्नर के प्रांतों के लोगों से बड़ी हमदर्दी है। दिल्ली के साथ खास तौर से ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि दिल्ली वाले और जिस खिते से मैं मेंबर होकर आया हूं उसके लोग आपस में हर तरह से मिले जुले हैं। ठाकुरदास भार्गव पंजाब से थे और दिल्ली और पंजाब की दूरियां कितनी हैं आप लोग जानते हैं। दिल्ली से रवाना होकर अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो 2.5 घंटे में 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो ये कह रहा है कि दिल्ली की जनता के साथ मेरी ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि दिल्ली और जिस प्रांत से मैं आता हूं आपस में लोग मिले जुले हैं। और आप लोग जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब वालों की रिश्तेदारियां भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं असलियत यह है कि दिल्ली जो 1915 के पहले हिंदुस्तान की राजधानी रही है, इससे पेशतर अंबाला डिवीजन का हिस्सा था और पंजाब का एक हिस्सा था। और दिल्ली की तहसीलों में वल्लभगढ़, सोनीपत और पलवल, ये आजकल सब हरियाणा में आते हैं। मेरा कोई हरियाणा से मित्र जो जुड़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से मालूम होगा कि सोनीपत, वल्लभगढ़, पलवल ये सब दिल्ली के आसपास के एरिया है जो आजकल एनसीआर और हरियाणा में आते हैं। अगर आपको मालूम है, कभी वहाँ के पराठे अगर आपने खाए हैं सोनीपत के आसपास के ढाबे के, तो आपको मालूम होगा। वो इसी तरह का संबंध बता रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली के बीच में किस तरह के संबंध है। वो आगे बता रहे हैं कि रोहतक जिला भी उसमें शामिल है और जो इलाका पूर्वी पंजाब के नाम से मशहूर है उसका एक हिस्सा अब दिल्ली के अंदर आ गया है। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली की समस्याओं के साथ मुझे हमदर्दी है और बिल्कुल मैं देशबंधु गुप्त ने जो संशोधन रखा है मैं उसका स्वागत करता हूँ। बिल्कुल एक अलग से कमेटी इस विषय पर बनाई जानी चाहिए। प्रांतों पर आपने कमेटी बनाई है तो इनके ऊपर कमेटी क्यों नहीं बना रहे हैं, ऐसी बात वो कह रहे हैं। अब आ रहे हैं माननीय श्री जयपाल सिंह जी साहब। जयपाल सिंह जी साहब क्या कह रहे हैं, वो बिहार के हैं। जयपाल सिंह जी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें पहले से बता रखी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। किस सुझाव का? कि एक उप समिति बनाई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि एक उप समिति बनाई जाए जो चीफ कमिश्नरी प्रांतों के विषय पर सोच विचार करके निर्णय करे। मेरी दिलचस्पी यूं है कि इन प्रांतों में विशेषकर अंडमान और निकोबार टापू में कई अधिक संख्या में कबायली लोग रहते हैं। अब देखिए, जयपाल सिंह जी मुंडा साहब खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, मुंडा समुदाय से आते हैं और आदिवासियों के हितों के लिए जो संघर्ष संविधान सभा में और संविधान सभा के बाहर जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने किया है उसके लिए उनको वंदन है। जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कह रहे हैं चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए आप जो एक कमेटी बना रहे हो मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत इस वजह से भी करता हूं क्योंकि अंडमान निकोबार का भी आपने उल्लेख किया और साहब हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, इसलिए मैं इस कमेटी के जो आपकी उप कमेटी बन रही है, जो उप समिति जो बन रही है, इसका मैं स्वागत कर रहा हूं, ऐसा जयपाल सिंह जी मुंडा साहब कहते हैं। और इसके बाद अध्यक्ष साहब ने इस संशोधन पर वोट लिए और संशोधन क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। संशोधन साथियों स्वीकार हो चुका है, यानी अब चीफ कमिश्नरी प्रांतों पर क्या बनेगी? उप समिति बनेगी। ये बात आपको
मालूम होनी चाहिए। फिर आता है भाग 8 का खंड 2। अब हम खंड 2 पर विचार करेंगे, ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। एन गोपाल स्वामी कह रहे हैं कि मैं इसको पेश कर चुका हूं। तो के संतानम साहब क्या कह रहे हैं, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है कि कबायली समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की। अब वो कह रहे हैं कि कबायली समिति ने अभी तक इस विषय पर अपनी रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो अध्यक्ष कह रहे हैं किंतु हमें तो इस समय उसी विषय पर विचार करना है, क्या कोई सदस्य इस खंड पर कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तब वो जयपाल सिंह जी आते, कबायली प्रदेश की बात आएगी और जयपाल सिंह जी मुंडा साहब चुप बैठ जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जयपाल सिंह जी क्या कह रहे हैं, मुझे बहुत थोड़ा ही कहना है और मैं उसे कहना बहुत जरूरी समझता हूं ताकि उस स्थिति का प्रतिकार किया जा सके जो देश में शीघ्र ही भयानक रूप धारण कर सकती है। इससे पहले कि मैं इस विषय पर कुछ कहूं, मैं फिर वही कहूंगा जो मैंने कुछ मिनट पहले कहा था कि कबायली प्रदेश की समस्या पर विचार करने में हमें उन कबायली लोगों का भी ध्यान रखना होगा जो कबायली प्रदेशों से बाहर रहते हैं। आप इस लाइन का मतलब जानते हैं क्या? ये कितनी गहरी लाइन है। वापस बोलूं मैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कबायली प्रदेश की समस्या पर विचार करना चाहते हैं तो हमें उन कबायली लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो कबायली प्रदेशों से बाहर रहते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां आज के दिन है। आपने अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पढ़ी है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। और अगर आपको मालूम हो तो एक अनुसूची ऐसी है जिसमें 4 पर्टिकुलर राज्यों का उल्लेख है। आसाम का उल्लेख है, मेघालय का उल्लेख है, मिजोरम का उल्लेख है और त्रिपुरा का उल्लेख है। लेकिन एक अनुसूची जो है उसमें किसी पर्टिकुलर राज्य का उल्लेख नहीं है। तो जयपाल सिंह जी मुंडा साहब क्या कह रहे हैं कि आप कबायली प्रदेशों के बारे में अगर बातचीत कर रहे हैं तो उन कबायली लोगों के बारे में भी आपको चिंता करनी चाहिए जो कबायली प्रदेशों से बाहर रहते हैं। जैसे राजस्थान में इतने बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं। तो आप कबायली प्रदेशों के लोगों की समस्या पर बात करेंगे और कुछ प्रदेशों को कबायली प्रदेश घोषित कर देंगे, कुछ क्षेत्रों को के संदर्भ में आप विशेष प्रावधान कर देंगे, वो तो ठीक है। लेकिन वहां क्या होगा जहां उनकी संख्या कम है पर रहते जरूर है। तो जयपाल सिंह जी मुंडा ने जो बात यहां उठाई है वो संकेत करता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय संविधान में जब अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान करने की जब बात आएगी तो एक अनुसूची से काम नहीं चलेगा, 2 अनुसूची आएगी। और बिल्कुल आपको आज ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में हमारे संविधान में 2 अनुसूचियां क्यों आई है। एक अनुसूची पर्टिकुलर 4 राज्यों के संदर्भ में और एक अनुसूची का संबंध पूरे भारत में जहां कहीं पर भी अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या है उसका संदर्भ में। जैसे राजस्थान में टीएसपी जो एरिया है वो क्या है, ये जो बात है वो जयपाल सिंह जी मुंडा साहब के इस सेंटेंस से वापस बोलता हूं, जरा सुनिएगा। कबायली प्रदेश की समस्या पर विचार करने में हमें उन कबायली लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो कबायली प्रदेशों से बाहर रहते हैं। बहुत सुंदर सी बात जयपाल सिंह जी मुंडा साहब ने यहां पर कही, ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। फिर इसके बाद में मद्रास से आए हैं वी.आई. मुन्नीस्वामी पिल्ले साहब। वी.आई. मुन्नी, अजय इनको लिंक शेयर कर दीजिए भाई। आज तो 45 मिनट हो गया है, आज तो क्लास ही अपनी 65 से 70 मिनट ही होगी। लिंक शेयर कर दो, बिल्कुल कर दो, बिल्कुल बिल्कुल लिंक शेयर कीजिए। अब वी.आई. मुन्नीस्वामी पिल्ले क्या कह रहे हैं जरा उनको सुनिए, जो मद्रास से है। श्रीमान, मैंने आदिवासियों की रक्षा के लिए एक संशोधन की सूचना दी थी, किंतु नियम यह रखा गया कि जो कोई बात संविधान सभा के सामने आए उस पर पहले से परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट होनी चाहिए। अभी तक परामर्शदात्री समिति ने कबायली भागों और आदिवासियों के विषय में बहुत से प्रांतों में जो बटे हुए हैं अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है, इसलिए मैं भी अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं। चूंकि नियम ये बना रखा है कि जब कमेटी की कोई रिपोर्ट आ जाएगी तो उससे रिलेटेड बाद में संशोधन रखे जा सकते हैं। सर, मेरा संशोधन चूंकि कबायली प्रदेशों के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में और अभी तक आदिवासियों के ऊपर आपने जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए सर मैं अपना संशोधन नहीं रखना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे क्या कर लेता हूं, वापस ले लेता हूं।
इसके बाद में अध्यक्ष साहब ने घोषणा की, इसका असली मतलब यह है कि किसी योजना पर निर्णय करने के पहले उप समिति की रिपोर्ट पर ध्यान देना आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर किसी सज्जन का कोई दूसरा मत हो सकता है। इस कारण से अब मैं इस विषय पर वोट लेता हूं, और वोट लिए गए और इसे स्वीकार कर दिया गया। अध्यक्ष साहब, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर इस संदर्भ में और कोई संशोधन है तो उन पर तब विचार किया जाएगा जब रिपोर्ट सभा के सामने रखी जाएगी। तो आज दिल्ली के संदर्भ में और चीफ कमिश्नरी प्रांतों के संदर्भ में जो बातें थी वो सारी बातें आप लोगों के सामने रखी गई, और आप लोगों को ये बात भी स्पष्ट हो गई कि इस विषय पर एक कमेटी गठन करने का निर्णय ले लिया और संविधान सभा ने इसे स्वीकार भी कर लिया। संविधान सभा के आगे आने वाले सत्रों में जब उस कमेटी की रिपोर्ट आए तो फिर आप ऐसे मत बैठ जाना कि अरे ये कौन सी कमेटी आ गई, कब से आ गई। ये कमेटी के गठन की नींव आज आपको बता दी गई है। किसने प्रस्ताव रखा था? देशबंधु गुप्त ने इस संदर्भ में प्रस्ताव रखा था। अब आ रहे हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में संवैधानिक तंत्र की जब विफलता हो जाए तब किस प्रकार का सिस्टम रहेगा। तो जरा देखिएगा, के संतानम साहब एक संशोधन लेकर आए हैं। वो क्या कह रहे हैं? यदि किसी समय प्रांत के गवर्नर ये समझे कि ऐसी दशा आग पहुंची है जिसमें प्रांत की सरकार इस संविधान के नियमानुसार नहीं चलाई जा सकती है। आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 आज के दिन ये कहता है कि जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी राज्य में, जब कभी किसी राज्य के राज्यपाल में को ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना वो अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राज्यपाल के द्वारा प्राप्त होती है या राज्यपाल से इतर किसी और से प्राप्त होती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आज ये लिखा हुआ है, लेकिन इनिशियल स्टेज में क्या लिखा हुआ था? देखिए, यदि किसी समय प्रांत का गवर्नर यह समझे कि ऐसी दशा आ पहुंची है जिसमें प्रांत की सरकार इस संविधान के नियमानुसार नहीं चलाई जा सकती है और इस बात की सूचना वह संघ के राष्ट्रपति को दे दें, या यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि प्रांतीय शासन टूट रहा है तो वह कोई भी कार्रवाई कर सकता है। क्या लिखा? तो वह कोई भी कार्रवाई कर सकता है। और आज हम लोग क्या देखते हैं? वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो गवर्नर को मालूम पड़ेगा। उस समय के संतानम साहब ने ऐसा कहा। संविधान का अनुच्छेद 356 आज का जो है वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अनुभूत होता है। तो ये जो अंतर है ये आपको समझना है कि किस तरह से शुरुआत में बातें कही गई थी। इसके बाद में उन्होंने कुछ भाषण देते हुए ये कहा कि भाई मैंने ऐसा क्यों कहा कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो राष्ट्रपति को कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए, ताकि वहां राज्य में संविधान के तहत शासन सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार की बात के संतानम साहब ने कही। फिर वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि ये सब कुछ उपयुक्त है और अत्यंत आवश्यक है। उदाहरणतया किसी राज्य में पुलिस की मशीनरी टूट जाए और गवर्नर कुछ ना कर सके तो उसको राष्ट्रपति से ये अधिकार मांगने पड़ेंगे और ये नियम राष्ट्रपति को अधिकार देता है। इस कारण से मैं यह आशा करता हूं कि सभा मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेगी। यानी कुल मिलाकर भारत के संविधान में राष्ट्रपति शासन का जो प्रोविजन जो बाद में किया गया उसकी जो जड़ें हैं वो 30 जुलाई 1947 की संविधान सभा की जो बैठक है उसमें देखी जा सकती है। हाँ, फीडबैक लिंक भेजो ना, क्या दिक्कत है? बार बार शेयर करो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कई लोगों को सांसें मिलती हैं फीडबैक लिंक से, क्या पता सांसों में टूटन आ जाए। यहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता और राज्य की शासन व्यवस्था में टूटन की बात चल रही है। इनकी जो, हाँ बिल्कुल लिंक शेयर कीजिए। चलिए, अब एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं। मान्यवर, इस पर ध्यान देते हुए कि श्री संतानम का प्रस्ताव के भाग 8 से कोई संबंध ही नहीं है, मेरी समझ में नहीं आता है कि उसको भाग 8 में किस प्रकार जोड़ा गया है, किस प्रकार लाया गया है। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं उन्होंने नए भाग को जोड़ने का प्रस्ताव किया है और उस नए भाग का नाम जो उन्होंने कहा है आकस्मिक संकटाधिकार। आकस्मिक संकटाधिकार जिन्हें हम लोग आपातकालीन जो प्रावधान कहते हैं उसी का नाम है। इनिशियल स्टेज में इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात कही। अब बीएम गुप्ते जी आ रहे हैं जो कि बॉम्बे से है और एक देशबंधु गुप्ता जी थे जो दिल्ली से थे। अब बीएम गुप्ता जी जो बॉम्बे से हैं
वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं ये प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि भाग 8 के बाद निम्न नया भाग जोड़ दिया जाए। कौन सा भाग जोड़ दिया जाए? जरा सुनिएगा। इस संविधान के भाग की धारा के अंतर्गत प्रांत के गवर्नर के रिपोर्ट करने पर संघ के राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह अपने मंत्रिमंडल से परामर्श करके एक घोषणा निकाले जिसके द्वारा वह सभी अधिकारों को या किसी भी अधिकार को जो किसी प्रांतीय संस्था या अधिकारी को प्राप्त है या जिन पर वे अमल कर सकते हैं, सिवा उन अधिकारों के जो कि हाईकोर्ट को प्राप्त है या उसके द्वारा अमल में लाए जाते हैं, स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। बड़ी गजब की बात कही भाई गुप्ते जी ने। बॉम्बे से जो गुप्ते जी है उन्होंने बड़ी सुंदर सी बात कही, और क्या बात कही वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, के संथानम साहब ने कहा कि राज्यपाल को यदि ऐसा मालूम होता है कि किसी राज्य में शासन संविधान के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा है तो इस संदर्भ में वो सूचना राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति वहां पर कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। गुप्ते जी कुछ अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गवर्नर की रिपोर्ट पर अगर राष्ट्रपति को यह मालूम पड़ता है कि वहां शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है तो मंत्रिमंडल से परामर्श करने के पश्चात वो उस राज्य सरकार के अधिकार छीन लेंगे। मंत्रिमंडल से परामर्श करने के पश्चात आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श करने के पश्चात और लिखित में परामर्श करने के पश्चात मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा। आपको मालूम है ना 352 अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है। तो इस तरह की बातें भी वहां पर हुई। राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में बीएम गुप्ते जी, गुप्ता जी नहीं, गुप्ते, बीएम गुप्ते जी ने यह संशोधन रखा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाइए, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से परामर्श करना पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में यह बात लिखी। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, इस धारा के अंतर्गत निकली हुई कोई घोषणा 2 माह के बीत जाने पर प्रयोग में नहीं रह पाएगी अगर समय पर संसद के द्वारा इस संदर्भ में स्वीकार करने की घोषणा नहीं की गई। क्या गजब की बात है। आज आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 ये कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी गई है तो यू विल हैव टू गेट रेटिफिकेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट विद इन 2 months। हैव यू इंफॉर्मेशन अबाउट इट? संसद से 2 माह के भीतर आपको रेटिफिकेशन यानी अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। बीएम गुप्ते जी ने भी यह सुझाव दिया था, और सुझाव नहीं, यह संशोधन रखा था। क्या रखा कि 2 माह के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर परमिशन नहीं ली तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का कोई मतलब नहीं रहेगा, उस घोषणा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसा बीएम गुप्ते जी ने कहा था। बिल्कुल ये बात मालूम होनी चाहिए। जैसे ही कहा कि मंत्रिमंडल से परामर्श होना चाहिए, पता क्या हुआ आपको मालूम है ना? 29 जुलाई 1947 की जो बहस मैंने जो आज सुबह आपको बताई थी, उस पर एक जने ने कहा कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करेंगे। तो एक जने ने क्या कहा कि अरे भैया ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि राष्ट्रपति तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। आपको मालूम है ना, ये बात मैंने बताई थी आपको। यहां क्या हो रहा है, के संतानम साहब क्या कह रहे हैं? के संतानम साहब भी वही बात कह रहे हैं कि यार मंत्रिमंडल से परामर्श करके राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ये लिखने की जरूरत कहां है? के संतानम साहब क्या कह रहे हैं हूबहू बता रहा हूं। मान्यवर, संघ संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सदैव अपने मंत्रियों के परामर्श पर ही चलते हैं, इसलिए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये बातें समझनी चाहिए भाई। कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, सारा पावर मंत्री परिषद के पास है और राष्ट्रपति केवल नॉमिनल हेड है, ये कैसे कह रहे हो? अरे भाई, हमारी संविधान सभा में सारे सदस्यों ने ये बात कही है। हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर ये करेगा, फला करेगा, वो अपॉइंटमेंट करेगा। सारा मंत्रियों से पूछ कर ही करना है। संविधान सभा के मेंबर्स ये साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। देख लीजिएगा, चाय लाया है, चॉकलेट का घोल लेके आया यार। बीएम गुप्ते जी वापस क्या कह रहे हैं जरा देखिए। चाय की जगह चॉकलेट घोल कर लेके आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। बीएम गुप्ते जी क्या कह रहे हैं? अरे ये तो ठीक है, मैं तो केवल उस पर जोर देना चाहता हूं कि गवर्नर के अधिकारों के संदर्भ में जो वाद विवाद हुआ था उसमें यह मान लिया गया था कि राष्ट्रपति को उल्लंघन अधिकार देना चाहिए। गवर्नर को अधिकार देने के विषय में बहुत वाद विवाद हुआ था, किंतु जहां तक राष्ट्रपति का संबंध, आगे चलना भाई, कभी कभी अटक जाता है ये पैनल भी। हाँ,
राष्ट्रपति का संबंध है, यह सर्वसम्मति से निश्चय किया गया था कि उल्लंघन अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा, पर यह शर्त लगा दी गई है कि उसको अपने मंत्रियों से अवश्य परामर्श लेना होगा। इस प्रकार की बातें संविधान सभा में रखी जा रही है। तो आप देख सकते हैं बीएम गुप्ता जी ने जो बात कही। फिर आर के सिद्धवा जी बोल रहे हैं, अब आ रहे हैं वापस। यदि सर गोपालास्वामी अयंगर ये बता दें कि वे कौन से संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो इससे वाद विवाद थोड़ा सरल हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं गोपालास्वामी जी से कि आप कुछ कहना चाहते हो क्या? तो गोपालास्वामी जी कह रहे हैं, श्रीमान अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष बोल रहे हैं, हाँ श्री अयंगर जी बोलिए बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हो? इतनी बीच में दूसरे अयंगर आ गए। कौन से अयंगर? अनंत श्यामनम अयंगर साहब। वो कह रहे हैं, श्रीमान किस अयंगर को कह रहे हो? उन्होंने जैसे बोला कि हाँ अयंगर, तो अनंत श्यामनम अयंगर बोल रहे हैं, अरे कौन से अयंगर को कह रहे हो? गोपालास्वामी अयंगर को कह रहे हो या मुझे कह रहे हो? तो मतलब संविधान सभा में इस प्रकार के हंसी मजाक भी चलते रहते थे। वापस बोल रहा हूं, क्या कह रहे हैं अध्यक्ष? सर एन गोपालास्वामी, क्या आप इस समय कुछ कहना चाहते हो? तो एन गोपालास्वामी अयंगर साहब खड़े हुए, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, ऐसा बोले। इसी बीच में अध्यक्ष बोले श्री अयंगर। अब इन्होंने पूरा नाम नहीं बोला, अध्यक्ष क्या बोले? श्री अयंगर। तो एम अनंत श्यामनम अयंगर खड़े होकर बोले, साहब आप किस अयंगर को बोल रहे हो? तो अध्यक्ष कह रहे, अरे मैं सर एन गोपालास्वामी अयंगर को कह रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। अब सर एन गोपालास्वामी अयंगर क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, श्री सिद्धवा ने जो पूछा है उसका मैं साफ साफ जवाब नहीं दे सकता हूं, किंतु मैं अवश्य ही अपनी विचारधारा आपको बताऊंगा। दोनों संशोधन जो कि प्रस्तावित किए गए हैं उस व्यवस्था के लिए है जिसे प्रांतीय संविधान के संदर्भ में सभा ने स्वीकार कर लिया है। इस सभा को याद होगा कि जब हम प्रांतीय संविधान के विषय में वाद विवाद कर रहे थे तो उस संविधान में एक ऐसा खंड रखा गया था जो भारत सरकार के 1935 के अधिनियम की धारा 93 से लिया गया था। सिवाय इसके कि विस्तार की बातों में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। गवर्नर को सरकार के सभी या कुछ कर्तव्यों को या उन अधिकारों को जो प्रांतीय संस्थाओं को दिए गए हैं अपने हाथ में लेने का अधिकार तो दिया गया था। इसके अतिरिक्त इसके अलावा एक खंड और भी था जो कि आजकल राष्ट्रपति शासन के रूप में आपको दिखाई देता है। आकस्मिक संकट अधिकार इसका नाम दे रखा है। लिंक शेयर कर दो भाई, अरे हालत खराब हो रही है, देखो बड़ी संकट की स्थिति में है। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए लिंक, क्या पता कितने लोगों को सांसें मिल जाएगी। हाँ हाँ जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल। हाँ देखो आई, कुछ सांस मिली, कुछ रिलीफ मिली। हाँ देखो 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 सांस आ रही है, देखो वो जा रही है, सांस आई, ये आई, क्या बात है, थोड़ी सांस मिल गई है। चलिए चलिए, ये अच्छा रहा। अरे यार मैं मतलब भागीदार हो गया आपको बचाने में, सांस देने में मैं भागीदार हो गया, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अब तो एकदम लास्ट स्थिति में आ गए हैं भाई, इनको 2-3 बार लिंक शेयर कर दीजिए। अब मैं पूरा जो इनका जो स्टेटमेंट है वो पूरा आपके सामने रख देता हूं। वो कह रहे हैं, इस कारण यह आवश्यक है कि हम कहीं पर भी संविधान में इसका प्रबंध करें कि किसी प्रांत में आकस्मिक संकट आने पर राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार होना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से दोनों संशोधन उस कमी को पूरा करते हैं जो कि अन्यथा संविधान के रेखा चित्र में रहेंगे। इस विषय पर ध्यान देना है और वह यह है कि किस प्रकार की योजना रखी जानी चाहिए। गवर्नर को वास्तविक प्रांतीय संविधान के सब या कुछ अधिकार देने चाहिए, इस विषय पर हमको बात करनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। आकस्मिक संकट ऐसा हो सकता है कि 2 सप्ताह से अधिक चले, किंतु यह भी संभव है कि संघ के राष्ट्रपति उन असाधारण कार्यवाही को उपयुक्त ना समझे जो उस दशा में गवर्नर ने की है। इस प्रकार की बातें वो रख रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से गोपालास्वामी अयंगर अपनी बात को रख रहे हैं और के संतानम साहब कह रहे हैं कि भाई जब मुझे इतना बड़ा आश्वासन आपने दे दिया तो अब मुझे कोई संशोधन नहीं रखना है, मैं अपना संशोधन क्या कर लेता हूं, वापस ले लेता हूं। तो बीएम गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई मैं भी अपना संशोधन को वापस ले लेता हूं। जब के संतानम ले रहे हैं तो बीएम गुप्ते जी जो है वो भी अपना संशोधन वापस ले लेते हैं और सभा की आज्ञा अनुसार संशोधन वापस ले लिए गए। अब भाग 9 आ रहा है, जो क्या है जरा देखिएगा। एन गोपालास्वामी अयंगर रख रहे हैं, श्रीमान मैं भाग 9 को पेश करता हूं जो कि इस प्रकार से है। किस प्रकार से है देख लीजिएगा।
अल्पसंख्यकों की रक्षा संबंधी व्यवस्थाएं जिन्हें परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया है, संविधान में शामिल कर ली जाए। यानी वो भाग अब आ गया है जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। गोपाला स्वामी अयंगर साहब, कौन से अयंगर हैं? गोपाला स्वामी अयंगर साहब क्या कह रहे हैं? अल्पसंख्यकों की रक्षा संबंधी व्यवस्थाएं जिन्हें एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया है, वो संविधान में शामिल कर ली जाए, ये प्रस्ताव रखा जा रहा है। प्रश्न ये है कि सभा भाग 9 को स्वीकार करे, भाग 9 जो रखा गया उसको स्वीकार करें, ऐसा अध्यक्ष महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, संविधान सभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात सभा बृहस्पतिवार 31 जुलाई सन 1947 को प्रातः 10 बजे के लिए स्थगित हो गई। क्या बात है, 1 घंटा 5 मिनट। तो फिर इसके बाद में संविधान सभा स्थगित कर दी गई 31 जुलाई के लिए। आगे किस विषय पर चर्चा होगी वो तो आगे बात करेंगे। और एक मेरा भाई जो कह रहा है कि मुझे 11 दिन हो गए सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो 11 दिन क्या 13 दिन भी हो जाएंगे, तो सर्टिफिकेट तो तब भी मिलेगा ना जब संविधान सभा का पूरा सत्र कंप्लीट होगा। आपको पहले ही पहुंचा दें। आप तो कहेंगे कि साहब शादी का कार्ड आया था आपके यहाँ पर जब आपने घी पिलाया था यानी बाने बैठाया था और अभी तक तो हमको जिमण ही नहीं जिमाया। अरे तो भाई बंदोली तो होने दो, आज बंदोली है, कल विवाह है, तो विवाह के दिन खाना खिलाएंगे ना, आपको पहले से ही भोजन खिला दें या फिर कार्ड के साथ ही भोजन पैक करके भेज दें। क्या कमाल करते हो यार। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज बहुत कम चर्चा करी, 1-1.25 घंटे में हम लोगों ने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया। कल सुबह 31 जुलाई, थोड़ी सी बात को सुन लीजिएगा, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय कल जुड़ने वाले हैं आप लोगों के साथ। हमारे विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता महोदय भी जुड़ेंगे। हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कांता कटारिया मैम भी जुड़ेंगे। तो बिल्कुल आप 7:30 बजते ही आपको सही समय पर जुड़ना है और संपूर्ण जो कार्रवाई जो संविधान सभा के चौथे सत्र के संदर्भ में कल कंप्लीट हो जाएगी। कल यहाँ हमारी इस दुनिया में इस वर्ष में कल संडे है, कल संडे। तो हमारे जो वो मित्र जो सर्टिफिकेट को लेकर जिनकी सांसें अटकी हुई है वो सोमवार तक का इंतजार करें। कल हमारे ऑफिस में लोग नहीं रहेंगे तो सर्टिफिकेट हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे, लेकिन मंडे की शाम तक आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सुबह मिलते हैं 7:30 बजे। थैंक यू।